नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के मिथुन हुए दादा साहब फाल्के। मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत ही लोकप्रिय और फ़िल्म अभिनेता रहे, जिनकी अभिनय यात्रा काफ़ी लंबी रही है। 3 उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, 2 जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और 1 सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनको अपनी पहली फ़िल्म मृग्यास में ही राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला था। उसके बाद ताहेदार कथा में फिर उन्हें मिला और स्वामी विवेकानंद में उनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए मिला। 2024 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला और वो जो है गरीबों के अमिताभ बच्चन 80 के दशक में कहे जाते रहे हैं। अमिताभ बच्चन के सीधे जो है समानांतर में उनकी लोकप्रियता रही है और एक ऐसे स्टार रहे हैं राज कपूर के बाद जिनको अपार लोकप्रियता सोवियत संघ में रूस में मिली। आज भी उनके प्रशंसक रूस में आपको मिल जाएँगे। उनके गानों उनके खास तौर पे डिस्को डांसर जो उनकी फ़िल्म थी, उसके गीत आज भी वहाँ पर बजाए जाते हैं। और हिंदी, बांग्ला के अलावा उड़िया, तमिल, तेलुगु इन फ़िल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। उनका अभिनय का संसार काफ़ी विस्तृत है और उनकी अभिनय क्षमता पर जो है, वो किसी को कोई शक नहीं है। वो एक बहुत समर्थ अभिनेता रहे। हालाँकि ये अलग बात है कि एक अलग तरह की फ़िल्मों का जॉनर जो है मिथुन चक्रवर्ती का रहा है, जिसकी वजह से जो है बात की जाती है उनके उस चयन का और उस तरह की जो बातें होती है मिथुन चक्रवर्ती के करियर में उन फ़िल्मों की भी, जो कि सस्ते मनोरंजन और उस तरह की फ़िल्म कही जाती हैं। लेकिन इसके अलावा उनका एक और भी व्यक्तित्व रहा है जो कि पॉलिटिकल होता है। वो नक्सल से उनका राजनीतिक जो है रुझान शुरू होता है, फिर वो लेफ्ट से होते हुए तृणमूल में पहुँचते हैं और अंत में वो भाजपा में जाते हैं। और भाजपा में जाने की वजह भी जो है वो शारदा घोटाला जो है जब वो तृणमूल में थे तो उनके ऊपर था और उसके बाद में उनके बेटे पर भी मी टू के तहत जो है एक भोजपुरी एक्ट्रेस के यौन शोषण उनकी पत्नी पर भी लगा था कि आरोप लगे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके करियर के बीच में आती रही हैं और फिर बाद में वो भाजपा में शामिल हुए और जो शारदा घोटाले में उनका जो भी नाम था, उससे वो मुक्त हुए। तो ये इस पॉलिटिकल उसके और फिर भाजपा में उनके आने के बाद इस दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा के साथ ये भी लगातार कहा जा रहा है कि वो उसके लायक नहीं है या फिर अभी और भी अभिनेता है जिनको मिलना चाहिए था। तो इस तरह की बातें भी हैं। तो एक तरह से पुरस्कारों की राजनीति ने कलाकारों के मूल्यांकन को भी बहुत प्रभावित किया और वो एक नुकसान भी है समर्थ कलाकारों के लिए जब उनकी जो है क्षमता उसको रिड्यूस कर दिया जाता है इस राजनीतिक उनके जो भी रुझान है उसके तहत। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कलाकारों मतलब जो भी पुरस्कारों की राजनीति है वो कैसे कलाकारों के मूल्यांकन को प्रभावित करती है और एक अच्छा कलाकार भी जो है वो उसको जो सम्मान मिलता है वो एक जो उसकी विश्वसनीयता वो एक शक के दायरे में या उसके उसमें आ जाती है। हमारे साथ आज बहुत समृद्ध पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख सर हैं, फ़िल्मों पर जाने-माने आलोचक, लेखक और हमारे साथ अजय ब्रह्माद सर हैं, फ़िल्मों के जाने-माने पत्रकार और लेखक और सोशल मीडिया पर उनका अपना है इस मुद्दे पर लगातार वो सक्रिय रहते हैं और चैनल भी है उनका सिनेमा हॉल नॉटनल पे वो पत्रिका भी निकालते हैं। तो ये तमाम जो है चीज़ें साथ में वो कर रहे हैं। लगातार जो है फ़िल्मों की भारतीय फ़िल्मों को लेकर के उनका योगदान बहुत बड़ा है और हमारे साथ संजीव चंदन भी जुड़ने वाले थे, अभी वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो जुड़ते हैं तो फिर हम उन्हें भी स्क्रीन पर ले आएँगे और आफरीन अगर संभव हो तो एक वीडियो जो था हम चलाने वाले थे वो चला दें उसके बाद हम বেলে বোড়াও নই আমি একটা কোবরা গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই বেলে বোড়াও নই আমি জাত গোখরো এক ছোবলে ছবি এবার কিন্তু এটা जी, तो हम जबरीमल पार्क सर के पास ही चलते हैं। पहली प्रतिक्रिया जो है कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के मिला तो दोनों तरह की मिश्रित प्रतिक्रिया है। नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी
और विजय वर्गीय से लेके तमाम जो भाजपा से जुड़े नेता हैं। लेकिन साथ में उन्हें तृणमूल की ओर से भी बधाई आई और तृणमूल ने ये कहा कि मिथुन को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है वो हमसे हुई है। तो उनके बनने के योगदान में हम भी हैं, उनके इस बात को रेखांकित किया और कांग्रेस ने बगैर कोई विवाद को खड़ा किए हुए मिथुन चक्रवर्ती के अवार्ड मिलने पर उनको बधाई दी। शत्रुघ्न सिन्हा जिन्हें अभी तक नहीं मिला, लंबे समय तक उनका भाजपा से एसोसिएशन रहा, बाद में हट गया, लेकिन उन्हें अभी तक दादा साहब फाल्के नहीं मिला। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये पुरस्कारों की राजनीति ने मिथुन के अभिनय के मूल्यांकन को जो है वो रिड्यूस किया है। अभी इस पुरस्कार के चलते जो है वो राजनीतिक उनका जो पक्ष झुकाव है वो ज्यादा हावी हो गया उनके अभिनेता पक्ष पर। सर अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मित्रों। इसके पीछे मतलब मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाना या नहीं दिया जाना अब मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं रखता, क्योंकि पिछले काफी समय से कभी कभी बीच में कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर ऐसे लोगों को दिया जाता है जिस पर लोग ऐतराज करते हैं। लोग उस समय फिर किसी और के नाम सामने रखते हैं और कहते हैं कि इनकी बजाय उनको मिलना चाहिए। जैसे अभी मिथुन चक्रवर्ती को जब मिलने की घोषणा हुई है तो धर्मेंद्र का नाम काफी बिल्कुल। अ, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र को मिलना चाहिए था। कईयों का मानना है कि धर्मेंद्र बेहतर एक्टर है, कईयों का मानना है कि उनका बड़ा ही योगदान है। हम्म। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ और एक हद तक मैं अजय परमात्मज की जो मान्यता है, जो मानना है, उससे सहमत हूँ कि हर साल एक ही व्यक्ति को क्यों एक से दादा ज्यादा। साहब फाल्के पुरस्कार मिले, एक से ज्यादा लोगों को मिल सकता है। मैं इसमें कुछ घटाना बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि एक तो भारत जैसे विशाल देश में जहां हर साल 20-25 भाषाओं में फिल्में बनती है और कम से कम 20-25 भाषाएं ऐसी है जिनका सिनेमा का इतिहास काफी समृद्ध है, उनमें सिर्फ हर साल एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए, ये मुझे कुछ जमता नहीं जमता। है। जैसे साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं में साहित्य पुरस्कार देती है, उसी तरह सिनेमा में भी किया जा सकता है कि हमारी जो प्रमुख भाषाएं हैं, आप ध्यान दें कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है वो केवल उन 22 भाषाओं में नहीं देती है हम्म। जिन्हें कि 8वें अनुच्छेद में शामिल किया गया है। उसके अलावा भी जैसे राजस्थानी शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थानी में पुरस्कार मिलता है। ऐसी कुछ हम्म। और भाषाएं भी हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आप भाषा के अनुसार दें। हम्म। ये एक विचार है, अंतिम हम्म। नहीं है। तो भाषा के अनुसार दें ताकि न्याय हो। हालाँकि न्याय तो उसके बावजूद भी होगा या नहीं होगा, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार में ही कौन-सा हमेशा न्याय होता है। लेकिन हम्म। इतने बड़े देश में इतनी भाषाओं पर फ़िल्में, दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में फ़िल्में बनती है यहाँ पर और सबसे हम्म। अधिक संख्या में बनती है, वहाँ पर अ, 1 साल में 1 पुरस्कार दिया जाता है और वो भी पुरस्कार जब ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका योगदान को लेकर विवाद होने लगता है। हम्म। ये एक बड़ी विडंबना ही कहा जाएगा। दूसरा मेरा मानना है कि साहित्य सिनेमा जो है उसमें कई ऐसे पक्ष हैं जिनको जिनमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम्म। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, संगीत, सिनेमेटोग्राफी, संपादन, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कई लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। हम्म। तो
अगर आप देखें मतलब जैसे इस बार इनको मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, पिछले सालों में वहीदा रहमान को मिला, उससे पहले आशा पारेख को मिला, और फिर और देखें तो अभिनेताओं को काफ़ी पुरस्कार मिले और वो भी हिंदी सिनेमा में काम करने वाले लोगों को। हुँ, हुँ। जबकि होना ये चाहिए कि जो निर्देशकों, पटकथा लेखकों, गीतकारों ख़ास तौर पर फ़िल्म के संदर्भ में सिनेमेटोग्राफ़र जो है, उनका उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन मेरे ख़्याल 1-2 वीके सिनेमेटोग्राफ़र मूर्ति वीके वीके मूर्ति को मूर्ति को मिला है। मूर्ति हाँ, को छो वीके मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन ये है। तो जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इन सब की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाता है। तब किस तरफ ध्यान जाता है? ध्यान जाता है सिर्फ़ इस बात को कि किसको जो है पुरस्कार देने से राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए धर्मेंद्र बनाम मिथुन चक्रवर्ती वाली कंट्रोवर्सी पर विचार करें, तो धर्मेंद्र को पुरस्कार मिल सकता था। क्यों मिल सकता था? क्योंकि वो भी बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी की तरफ से जो हुँ, हुँ। है लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन अभी धर्मेंद्र को देने का कोई फ़ायदा नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। राजनीतिक दृष्टि से देखें। क्योंकि इससे ना पंजाब में वोट पड़ सकते हैं और ना हरियाणा में वोट पड़ सकते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। वहाँ की हवा कुछ अलग तरह की बह रही है। हुँ, हुँ। जबकि उनके लिए महत्वपूर्ण है बंगाल में अपने प्रभाव को बढ़ाना। वो चाहते हैं कि आप देखेंगे कि लगातार बंगाल जो है, वो बीजेपी, आरएसएस के निशाने पर है और वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को पुरस्कार देने से उन्हें लगता है कि हम कुछ हासिल कर पाएँगे। हुँ, आप देखेंगे कि इस दौरान में इन पिछले 10 सालों में मुश्किल हुँ। से 1-2 व्यक्ति को अगर साउथ का मिला हो तो मिला हो। हुँ, लेकिन हुँ। साउथ का नहीं मिला क्योंकि साउथ से इस समय कुछ भी आप किसी मलयाली फ़िल्मकार को दे दीजिए, कुछ नहीं हासिल होने का, तमिल फ़िल्मकार को दे दीजिए, कुछ नहीं हासिल होने का। जब आपका पूरा मतलब लक्ष्य ही ये हो कि हम इस पुरस्कार को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब पुरस्कार जिनको दिया जाएगा, वो उसका सिर्फ़ एक ही पैमाना होगा और उसी पैमाने को जो है ध्यान में रखकर मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। हुँ, मिथुन चक्रवर्ती का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है, जैसा आपने खुद ही बताया कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने हुँ। मृगया मृणाल सेन की एक अच्छी फ़िल्म हिंदी में बनाई अच्छा। हुई, हुँ, मृगया में उन्होंने रोल से अपनी हुँ। शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ फ़िल्मों का चयन अच्छा था, कुछ फ़िल्मों में अच्छा काम भी किया। लेकिन अंततः वो दोयम दर्जे की फ़िल्मों के फिल्मों अभिनेता और निर्माता होके रह गए। और उसी से उन्होंने जो है अपनी ख़ास जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गरीबों के अमिताभ बच्चन। अब हुँ, गरीबों के अमिताभ बच्चन होना कोई बहुत पॉज़िटिव चीज़ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कोई मतलब वो अल्टीमेटली एक ऐसे समुदाय को संबोधित करके फ़िल्में बना रहे थे या जो बहुत ही सतही किस्म के मनोरंजन से प्रेरित होकर हुँ। बनाई गई और उसी में वो अपने को बाँध कर रख लिया और उन्होंने उस थोड़ा-सा भी स्तरीय सिनेमा में कभी-कभार अपवादों को छोड़कर उन्होंने उसमें कोई भूमिका अदा नहीं की, वो जबकि कर सकते थे। बिल्कुल बंगाल कर से सकते उन्होंने मुझे ध्यान है कि जिस समय वो आए थे, उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो वहाँ बाद में अध्यापक भी रहे, पुरुषोत्तम अग्रवाल उन्होंने अपनी पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लिया था और वो मैंने पढ़ा था और उसमें अपने को नक्सलवाद का समर्थक घोषित किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। नक्सलवाद से वो शुरू लेफ्ट हुआ के भी समर्थक रहे थे। एक समय तक वो लेफ्ट के भी मतलब समर्थक रहे थे। मतलब उसका यही है कि नक्सलवाद से वो लेफ्ट से टीएमसी, तृणमूल। टीएमसी से बीजेपी, ये हुँ। कइयों के साथ हुआ है। पवन कल्याण भी इसी तरह के एक अभिनेता है। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। ये जो है ये कमज़ोरी दिखाती है। ये दिखाती है कि फ़िल्मों में काम करने वाले कलाकार कुछ अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर
सिर्फ अपना लाभ लोग ध्यान में रखते हैं कि मुझे इससे क्या लाभ हो सकता है। मिथुन जी, चक्रवर्ती को इससे क्या लाभ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी अपना लाभ ज़रूर देखती है और जी, उसके लिए इन्होंने दादा साहब फाल्के जैसे एक सम्मानित पुरस्कार को लगातार नीचे किया है और इस बार भी नीचे किया। थोड़ा पिछली बार वहीदा रहमान को देखकर कुछ बचाव किया था, वो वापस अपने स्तर पर पहुँच गया। जी। जी, आपने बहुत उसमें कई सारे पक्ष को जोड़ा जो है जिस चाहे उसमें महिलाओं का भी रहा हो कि अब तक कुल 7 या 8 महिलाओं को मिला है। उसमें ये है कि 2 महिलाएँ जो है बीजेपी के ही शासनकाल में आशा पारेख और वहीदा रहमान को लगा था और साउथ में भी इनके टेन्योर में 2 लोगों को मिला है, रजनीकांत और के विश्वनाथ को मिला है, जब से मोदी मतलब सत्ता में आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती के पहले अजय सर के पास आते हैं और उससे पहले आफरीन अगर संभव हो तो अजय सर वाला वीडियो वो चला दें। जो हमने लिया है उनके वॉल से। उन्होंने जबरीमल पार्क सर ने जो बोला भी कि मतलब कि मैं सहमत हूँ अजय जी से कि एक से ज्यादा होने चाहिए दादा साहब फाल्के अवार्ड। वो एक पुरस्कार देना न्याय नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आफरीन अगर बैक में है आफरीन तो वो वीडियो चलाइए, नहीं तो फिर हम सर के पास चलते हैं। बीच में जब भी आप अगर देख रही होंगी भारत तो आप रत्न की हाँ तरह ही चला दें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी हर साल एक से ज्यादा व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। देश में इतनी भाषाओं में फिल्में बनती हैं और हर भाषा में प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जिनके योगदान को रेखांकित करने और सम्मानित करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। जी। तो हाँ, एक तो और दूसरा आप मिथुन चक्रवर्ती को मिलने पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? ये क्या उनके साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ न्याय नहीं करता या इस पे जो आलोचना हो रही है मिथुन चक्रवर्ती, अगर हम तुलना करते हैं, धर्मेंद्र की बात लगातार साथ में की जा रही है, तो क्या धर्मेंद्र जो है एक उनका करियर और उनके फिल्मों का जो है, क्योंकि ठीक है धर्मेंद्र ने अच्छी फिल्में की हैं और इन्होंने सतही फिल्में की है, लेकिन बात तो यही है कि धर्मेंद्र ने भी वही पारिवारिक फार्मूला वाली फिल्में ज्यादा की हैं। भले ही उसमें एक मानक जो होता है चाहे वो गाना, डांस या फिर मतलब कि अश्लीलता, ये तमाम जो चीजें रही होंगी, हो सकता है वो कंटेंट ज्यादा 80 का दशक था, लाउड था थोड़ा, तो वो सारी चीजें उसमें ये भी था कि बार बार जो है उनकी हीरोइन या बहनें होती थी, बलात्कार का शिकार होती थी, फिर मिथुन जो है मसीहा के तौर पर आकर बचाते थे। इस तरह कुछ कुछ फिल्मों में खुद जल्लाद बने थे, जैसे एक फिल्म का ही शीर्षक जल्लाद था उनकी फिल्म का। तो ये और कुछ उस तरह के गाने भी उस दौरान जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा और बहस तब होती थी, चाहे वो आयशा जुल्का के साथ अटरिया पे लोटन कबूतर जैसे जैसे गीत जो है प्रचलन में आए उस वक्त के, जिनको लेकर के बहुत ज्यादा हुआ। तो साथ में खलनायक का गाना भी था माधुरी दीक्षित का, अगर मिथुन का अटरिया पे लोटन कबूतर था, तो वो भी एक दौर था जहां से हम निकल करके आए हैं। तो क्या ये मतलब कि किसका मूल्यांकन जो है किसकी वो कम हुई है, दादा साहब फाल्के की या मिथुन के साथ ये गलत हो रहा है? ठीक है उनकी फिल्में सतही रही हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पे 2-3 फिल्में उनकी हैं जो साबित करती हैं कि मतलब वो एक बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं। जी। देखिए, शुरू से ही इस पुरस्कार की घोषणा के समय से ही मेरी आपत्ति रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। उनसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं, उनसे ज्यादा योग्य प्रतिभाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में, न सिर्फ हिंदी में बल्कि दूसरी भाषाओं में भी हैं। कमल हसन साहब को अभी तक नहीं मिला है, इतने बड़े कलाकार हैं वो। एनटीआर को नहीं मिला है अभी तक, ये भी आप गौर करें। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको नहीं मिला है। लेकिन मिथुन को देने के पीछे, जैसा कि पारक साहब ने भी कहा, कि एक सीधी वजह दिखाई पड़ती है कि उनका अभी भाजपा में होना और बंगाल में सक्रिय होना, साथ ही बंगाल में ममता के साथ जाते हुए भाजपा और ममता का रिलेशन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। कभी ऐसा लगता है कि दोनों साथ हो गए हैं, कभी ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। लेकिन भाजपा की एक मंशा तो है ही कि वो ममता को अपदस्थ करे और वहां पे अपनी सरकार कायम करे, और जिसमें जो भी उनके साथ आ सकता है, जो भी उनके समर्थन में आ सकता है, उससे
लाभ उठाने की भी कोशिश करते हैं। यह मूल्यांकन या यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे पुरस्कारों से वोट बैंक पर कोई असर पड़ता है? क्या वोटर इतना जागरूक है या इस ढंग से अपनी भाषाई अस्मिता को लेकर के उत्तेजित या समझदार है कि अगर उसके इलाके के किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो वो सरकार के प्रति थोड़ा हमदर्दी दिखाए। कहना मुश्किल है। आपको याद होगा 2019 में इन्होंने रजनीकांत को इसलिए हड़बड़ी में दादा साहब फाल्के दिया था। 2019 के चुनाव के समय की, उससे तमिलनाडु के चुनाव में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। रजनीकांत सिद्ध अभिनेता हैं, पॉपुलर हैं और तमिल सिनेमा में उनका बहुत भारी योगदान है, तो उस पुरस्कार पर इस ढंग से सवाल नहीं उठे थे, लेकिन वो भी पूरा राजनीतिक पुरस्कार ही था। पुरस्कार था, तो ये राजनीतिक पुरस्कार शुरू देते रहे हैं, हमेशा से देते रहे। और न सिर्फ दादा साहब फाल्के, राष्ट्रीय फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार में जितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं, पिछली सूची को निकाल के देख लें, उसकी पिछली सूची को निकाल के देख लें, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि इस ज्यूरी में मैं हूं तो मैंने संजीव चंदन को पुरस्कार दे दिया, ठीक है, और अगली ज्यूरी में संजीव चंदन है तो उन्होंने मुझे पुरस्कार दे दिया। तो ऐसा भी होता रहा है और ये हिंदी मामले में ही ज्यादा हुआ है। तो पुरस्कारों की गरिमा, पुरस्कारों की अपनी जो प्रतिष्ठा थी वो लगातार कमजोर होती चली जा रही है, धूमिल होती जा रही है और ऐसे ही चुनावों से वो जाहिर होता है कि वो सही चुनाव नहीं है। धर्म जी को क्यों मिल जाना चाहिए था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनको मिलना चाहिए था। उनका अप्रतिम योगदान है, बड़ा योगदान है। अच्छा, सिर्फ इंडिविजुअली उस कलाकार ने पर्दे पर जिस तरीके से काम किया है या जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, गीत लिख रहा है, संगीत कर रहा है या संवाद लिख रहा है, तो वहां उसका जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उसके लिए नहीं दिया जाता है। ये हर फील्ड में, सिनेमा में रहते हुए जिस तरीके से उनका योगदान है उस पर दिया जाता है। आप देखें कि धर्म जी एक सफल निर्माता भी रहे हैं। उन्होंने कई प्रतिभाओं को लॉन्च भी किया है अपनी फिल्मों के जरिए। भले ही उनके बेटे रहे हो या दूसरी नई प्रतिभाएं रही हो, लेकिन उन्होंने उन फिल्मों के जरिए उन कलाकारों को, उन निर्देशकों को मौका दिया है कि वे पर्दे। राजकुमार संतोषी के बारे में हम सोच नहीं सकते अगर धर्म जी ने उनको मौका नहीं दिया होता, हाँ, घायल बनाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे निर्माता, निर्देशक और सारी चीजों को लिया जिनको समर्थन दिया है धर्म जी ने और जिनकी वजह से वे लोग फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हुए हैं। आपने जैसा कि कहा कि मिथुन का योगदान है, मिथुन को पुरस्कार मिले हैं, मिथुन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी 3 बार मिल चुका है, उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये दादा साहब फाल्के दिया, दादा साहब फाल्के का मिलना और राष्ट्रीय अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का मिलना, दोनों दो चीजें हैं। ये कहीं से भी वो इस शर्त को पूरा नहीं करने लगते हैं तो उनको 3 बार पुरस्कार मिल चुका है तो दादा साहब फाल्के भी दे देना चाहिए। शबाना आजमी को तो कितने पुरस्कार मिल चुके हैं राष्ट्रीय, उनको भी दे देना चाहिए जल्दी से जल्दी। शबाना तो छोड़िए, कंगना रनौत को 3-4 बार पुरस्कार मिल चुके हैं, मनोज वाजपेयी को 3 पुरस्कार मिल चुके हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस ढंग से 3 पुरस्कार अगर कोई शर्त बनती है, हाँ, तो बहुत सारे कलाकार आ जाएंगे ऐसे। प्रकाश झा को इतने सारे 12-14 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, क्या करेंगे आप? लेकिन क्या प्रकाश झा अभी इस योग्य हैं या उनसे ज्यादा योग्य लोग हैं यहाँ पर? ये सारा देखना समझने की जरूरत है। उनकी मिथुन चक्रवर्ती की एक पारी थी, उन्होंने उसको अच्छे तरीके से खेला, वो लोकप्रिय रहे। उनकी डिस्को डांसर किसी और वजह से रूस में या चीन में पॉपुलर हुई है। मैं खुद चीन में रहा हूँ और मैंने उनके गाने पर मॉन्टेसरी के बच्चों को नाचते और ड्रिल करते हुए देखा है। जो गाना है ना, जिमी जिमी आजा आजा, तो उसका चीनी वर्जन होता था जिमी जिमी लाइपा लाइपा। लाइपा मतलब आजा आजा। तो उसपे एक कॉमिक कैरेक्टर भी उसपे इंस्पायर होकर के बना। जी जी, बल्कि मैंने खुद मिथुन चक्रवर्ती को एक आइडिया दिया था, एक बार मुलाकात मेरी हुई थी कि इन सर्च ऑफ मिथुन चक्रवर्ती, एक मैंने कल्पना की थी कि एक मॉन्टेसरी का बच्चा जो उनके गानों पर डांस करता है, बड़ा होने पर रियलाइज होता है उसको कि मैं जिन गानों पर
बड़ा हुआ हूँ, प्राइमरी तक जिन गानों पे डांस किया है मैंने, उसको गाने वाला ये कलाकार भारत का है और वो उसकी तलाश में भारत आता है, अपने बचपन के उस इन्फेचुएशन को देखते हुए। मिथुन भी बड़ी प्रभावित हुए थे कि इस बार तो फिल्म बननी चाहिए। दूसरे लोगों ने भी सोचा, लेकिन खैर वो बातें रह गई, बनी। आई गई। तो मिथुन चक्रवर्ती का एक खास योगदान रहा है, लेकिन अगर हम माफ करें तराजू पर रखें, एक तरफ धर्म जी को रखें, दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती को रखें, तो मिथुन चक्रवर्ती का पल्ला ऊपर भाग जाएगा, इसलिए कि उनका हल्का योगदान हल्का है, हल्का। इनका योगदान भारी है। और मेरा अभी भी मानना है कि ये पुरस्कार योग्य व्यक्तियों को देना चाहिए, और चूंकि योग्य व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए ये सजेशन मेरा संख्या भी था बढ़नी कि जैसे भारत रत्न एक से ज्यादा व्यक्तियों को दिया जाता है ना, इतना बड़ा सिविक अवार्ड है वो, तो वैसे ही फिल्मों में एक से ज्यादा भाषाओं में एक से ज्यादा व्यक्तियों को फिल्म ये अवार्ड दिया जा सकता है, और सभी भाषा भाषियों को संतुष्ट भी किया जा सकता है, और फिर वैसे ही योग्य प्रतिभाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे याद आता है प्राण साहब को लेकर भी ऐसी बहस चल रही थी। प्राण साहब को आखिर में जब पुरस्कार दिया गया तो वे खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। नहीं थी। तो पुरस्कारों को ऐसे समय में प्रतिभाओं के पास पहुंचा देना चाहिए जब वे उसका आनंद भी उठा सके, या वो गर्व महसूस कर सके। ऐसा क्या कि अब राज कपूर को दिया गया जिस समय उनकी तबीयत खराब थी, और या जो भी स्थिति रही, तो ये सारी चीजें गड़बड़ियां होती रही हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि चलिए पुरस्कार है, हो गया, दिया तो जाएगा ही, मिथुन चक्रवर्ती को मिल जाएगा, लेकिन ये सवाल तो रह ही जाएगा ना कि एक योग्य व्यक्ति को नहीं दिया गया। और ये कहीं न कहीं वर्तमान सत्ता और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ज्यूरी मेंबर्स की जवाबदेही पर बट्टे की तरह है। उन पर एक काला निशान तो लगता ही है। जी जी, ठीक है। हम अब संजीव जी की तरफ आते हैं। संजीव जी, एक लगातार जो है मिथुन चक्रवर्ती पर भाजपा काम कर रही है। मतलब इस अवार्ड के पीछे में वो देख सकते हैं कि एक टाइम पे ये भी था कि वो उनको सीएम की रेस में रखा गया था, जब वो भाजपा में शामिल हुए थे 2021 में। तो याद करिए, भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल में वो सीएम के रेस में थे। और इसके पीछे में ये 2 जो उनके ऊपर आरोप लगे थे शारदा घोटाले में, और फिर बाद में उनके बेटे और पत्नी तक पे आरोप लगे थे, यौन मी टू वाला जो हुआ था भोजपुरी एक्ट्रेस के द्वारा। तो ये चीज़ें जो हैं, और उसके बाद फिर वो दोनों से बहुत ही फिर ज़्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं है, इस खास करके मेमो वाले मामले में। और इससे तो फिर वो हट ही गए, मतलब उनका नाम नहीं है और वो परेशान नहीं हो रहे ईडी के द्वारा, किसी के भी द्वारा 2021 में शामिल होने के बाद। हमने ये देखा कि उसके बाद 2024 में उनको पद्म पुरस्कार भी मिला, जो तीसरा सबसे हाईएस्ट जो है वो वाला पद्म भूषण मिला उनको, और उसके बाद से अब। तो एक ये भी है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती के पीछे लगातार जो भाजपा इस तरह से काम करे, उसके बड़े राजनीतिक जो है वो हासिल के लिए भाजपा जो है वो लक्ष्य कर रही है? मनोरमा, देखिए आपने मतलब हिंदी में अभय दुबे के बाद मुझे ऐसे लॉन्च कर दिया है। अभय दुबे जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं, खेल पे भी बोलने आते हैं, हर विषय पे अभय दुबे का आप सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अब मेरे लिए सुविधा भी है कि हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, तो हम तो ऐसे अजय जी और पारक सर दोनों ही थे। लेकिन खैर अच्छा किया कि आपने विषय कुछ ऐसा रखा कि एक तो देखिए पुरस्कारों में जो जूरी बैठ रही है, पिछले दिनों मुझे दिखा कि लापता लेडीज को लेकर के एक बड़ा सटायर नुमा चला, और लेडीज ही लापता थी जूरी में। लापता थी जूरी में, जूरी में, ठीक है। और उस पर एक बड़ा अच्छा लेख भी किशोर देसाई का है। अब उसमें भी देखिए, उसमें एक्टिंग जिसने की है वो भाजपा के सांसद हैं, हालांकि एक्टिंग बड़ी अच्छी की है। क्या है वो, रवि किशन। तो एक्टिंग तो उसमें बहुत अच्छी है,
लेकिन ये सब तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारे प्रतिभाशाली रवि किशन की एक्टिंग पे नहीं, और बड़ा कभी किसी को हाँ, डाउट नहीं रहा, वो बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं जब भी स्क्रीन पे। और कंगना भी, मतलब अब जब से पॉलिटिकल उनका वो हुआ है, एक कलाकार के तौर पे वो एक अलग ही बातचीत का विषय है, कभी हम लोग करेंगे कि क्या रिफ्लेक्शन जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इस तरह से जो हो जाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन कितना उनके अपने अभिनय पर आता है। अमिताभ बच्चन तो अब क्लासिक उदाहरण है इसके। क्लासिक। तो खैर, तो ये किशोर देसाई का एक लेख आया था, तो जूरी ने कैसे क्या रिकमेंड किया है, तो इसको एक फेमिनिस्ट फिल्म जैसा कुछ रिकमेंडेशन गया है, और उसमें वो कहा गया है कि ये भारतीय महिलाओं के एक खास यूनिकनेस को बताता है। तो एक तो भारतीय महिला जैसा कुछ खैर ये कुछ ज्यादा विश्लेषण है किशोर देसाई का, लेकिन अगला है तो वो उसमें एक ही टाइम पे वो सबमिसिव भी हो सकती हैं और अग्रेसिव भी हो सकती हैं। ये जो डाइवर्सिटी है इसके लिए भेजा, ये फिल्म ने बताया इसलिए भेज रहा है। तो उसने बड़े अच्छी चुटकी ली है कि इसको और कोई डाइवर्सिटी कास्ट का, क्लास का, एलजीबीटीक्यू ग्रुप का या किसी भी तरह की कोई डाइवर्सिटी नहीं दिखाई पड़ती है। डाइवर्सिटी दिखी कि सबमिसिव भी है और अग्रेसिव भी है और सेमी आइडियलिक है, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से रहती है लेकिन कभी कभी अग्रेसिव हो जाती है, इसीलिए सेमी आइडियलिक का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये है, अब सब सवाल है कि पूरे कुएं में ही जब सब कुछ स्तर नीचे गिरता हो तो ये सब होगा, ये सब हो रहा है। मैं मिथुन चक्रवर्ती, आपने भी और उनके अभिनय पर मैं बहुत टिप्पणी क्या करने की स्थिति में हूं भी नहीं, और आपने मेरे लिए वो सवाल भी नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत कायदे से मेहनत कर रही है। दक्षिण विजय उसका अपना सपना है, उसके लिए रजनीकांत एक बार फेल हुए। अजय सर ने सही कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए तो उसके बाद उससे वो वोट आ जाए। हालांकि बंगाल में कल्चर को लेकर थोड़ा एक अलग किस्म का, यहाँ अलग क्रेज है साउथ में और यहाँ का क्रेज अलग है। यहाँ बंगाल वाले और दोनों में फर्क है, लेकिन इलेक्टोरली बहुत मिथुन चक्रवर्ती कर नहीं पाए थे पिछली बार, लेकिन पिछली बार नहीं कर पाए थे तो आगे भी प्रयास। देखिए उधर से क्या हुआ कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है उसमें बीजेपी पेनिट्रेट कर गई है, और वहां से वो काफी आप देख रही हैं कि क्या रोल वहां से कर रही है। और ये अपना जो हेमंत बिस्वा की जो भूमिका है वो पूरा नेशनल स्तर पे, वहां से एक नॉर्थ ईस्ट से एक लीडर ऐसा आ रहा है सांप्रदायिक, जो आप देख रहे हैं, जो वो हेट स्पीच के जो डायलॉग वो बोल रहे हैं पूरे देश में फिर वो फैल रहा है, चाहे भले ही अब देखिए उड़ीसा से कांग्रेस साफ हुई, बीजेपी ने जगह बना ली। अब एक बार कांग्रेस साफ होती है तो अब वापस जाने में मुश्किल होता है, तो वहां बीजेपी ने जगह बना ली। यहाँ भी प्रमुख विपक्षी दल है अभी बंगाल में, तो उनका वो प्रोजेक्ट है, अब लगभग ईस्ट तक पहुंच चुके हैं। बिहार में अभी आप देखिए वो सरकार में बड़े लंबे दौर से हैं, उनका एक सपना है कि उनकी अपनी सरकार हो। झारखंड को जिस तरह से कॉम्युनलाइज खुद प्रधानमंत्री अपने स्तर पे कर रहे हैं, तो वो सब देखिए एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दक्षिण और ये उत्तर तो उनका है ही। उत्तर में पूरी बुरी तरह कांग्रेस हारी है 2024 के चुनाव में भी, थोड़ा बहुत ऊपर गया है या विपक्ष का बहुत ये गया। खास तौर पे झारखंड और पश्चिम बंगाल से जो लगा हुआ इलाका, वो लगातार वहां पर उसका प्रभाव बहुत, जंगल महल का इलाका जो कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये बेसिक जो जब तक ये सरकारों का दखल, और चूंकि सरकारी पुरस्कार है, तो जब सरकार अपने विचारधारा के अनुरूप इस तरह के की कोशिश करती रहेगी, और उसी का मुझे लगता है कि एक जो योग्यता से आगे जा करके, रजनीकांत के मामले में क्लियर है कि वहां रजनीकांत को योग्यता के बावजूद चुना इसीलिए गया कि वो पॉलिटिकली सूट कर रहे थे, तो यहाँ भी वो मुझे लगता है कि इस लिहाज से चुना गया है। मनोरमा जी, ठीक है। जबीमल पारिक सर के पास फिर वापस आते हैं, और ये एक जो एलिट धारणा है उसको लेकर के, जिसे गरीबों के अमिताभ बच्चन कहे गए, और इसको लेकर के तो मतलब ये क्या कलाकारों को लेकर के एक उस तरह की धारणा को नहीं है मिथुन चक्रवर्ती के मामले में कि गरीबों का अमिताभ बच्चन होना बुरा है। और तब हम जब ये बात करते हैं तो खास तौर पर मुझे भोजपुरी फिल्मों का ध्यान आता है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के बाद जो उस दौर का एक्सटेंशन में भोजपुरी फिल्मों में हुआ, वो आज तक चल रहा है। वही दौर चल रहा है जो मिथुन चक्रवर्ती का दौर खत्म होता है हिंदी फिल्मों में, तो वो दौर भोजपुरी में शुरू होता है और वो आज तक जारी है। देखिए ये जो गरीबों का अमिताभ बच्चन या अमीरों का
तब ये भी कहा जा सकता है अमिताभ बच्चन को अमीरों का हाँ, मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, मेरी अमीरों ख्याल का हाँ, इन बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर लोकप्रियता की आप लोग दृष्टि थोड़ा से आगे पीछे सर दोनों पुराने आलोचक हैं, तो इसकी जिम्मेवारी आप लोगों की भी बनती है। नहीं, हमने इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ये अलग है। ये पर्सनली ये नहीं, पीढ़ीगत मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह की बातें जो सिनेमा को लेकर कही जाती है, वो दुनिया अलग है। अजय का हो सकता है अजय उसको जानते हो, अजय भी उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये मैं जानता हूँ। और मेरा तो खैर दूर-दूर तक वास्ता नहीं। खैर, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि अगर गरीबों के अमिताभ बच्चन की तरह मिथुन चक्रवर्ती को देखते हैं, तो ये इसलिए भी गलत है कि जो लोकप्रियता 70s 80s में अमिताभ बच्चन की रही है, वो लोकप्रियता तो मिथुन चक्रवर्ती की कभी नहीं रही, कितने भी लोकप्रिय हुए हों, लेकिन वो अमिताभ बच्चन के मुकाबले में कभी भी नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि को जो व्यक्ति इतना लोकप्रिय रहा हो, वो तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बल बल पर ही लोकप्रिय रहा होगा। मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग के बल पर तो उसकी लोकप्रियता हो नहीं सकती। हाँ, ये कहा जा सकता है मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन के बीच में फ़र्क के तौर पर कि अमिताभ बच्चन कहीं न कहीं शिक्षित मध्य वर्ग के बीच में भी अभिनेता के तौर पर स्वीकार्य रहे, क्योंकि उन्होंने बीच में मध्य वर्ग के जो फ़िल्मकार थे, जो बेहतर फ़िल्में बनाते थे, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी हैं या इस तरह के और भी कई फ़िल्मकार थे, उनकी फ़िल्मों में भी काम किया। और उसके द्वारा जो एक कहना चाहिए कि शिष्ट मनोरंजन, एक बेहतर मनोरंजन प्रदान किया, जैसे चुपके चुपके है या इस तरह की और कई फ़िल्में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे ख़्याल ये कोई बहुत सही तुलना नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती और उनके बीच में। मिथुन चक्रवर्ती कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जो है वो मृणाल सेन से की थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम है किस कारण से, लेकिन वो डिस्को डांसर और इस तरह की फ़िल्मों के जो एक तरह से कहना चाहिए दोयम दर्जे की फ़िल्में हैं। दोयम दर्जे की इसलिए नहीं है कि उसे गरीब लोग देखते हैं, दोयम दर्जे की इसलिए है कि वो कथा की दृष्टि से, मतलब उसमें जो कहानी पेश की गई, उसका जो प्रस्तुतीकरण है, वो उसी तरह का है। और वो जो है, जिसके कारण वो बहुत बड़े पैमाने पर फ़िल्मों के बीच में कहना चाहिए कि एक जॉनर के तौर पर तो पहचाने गए, लेकिन उसे कोई बहुत ज़्यादा सम्मान